Good evening and welcome to my channel Project PMYP. So this is the lecture number 29 and here we are practicing most expected questions for UPSC EPFO and today we are going to solve some questions on labor law. So let us begin with our first question without wasting our time. और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है kindly subscribe to my channel and hit the like button also. So the very first question is here on your screen. The question says, which of the following authorities has power to prescribe the form of certificate of fitness to work in a factory under Factory Act? फैक्ट्री एक्ट के अंदर कौन सी वो अथॉरिटी है जो कि आपको फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है? जब हमने फैक्ट्रीज एक्ट देखा था तो इसको पढ़ा था. पहला है सर्टिफाइंग सर्जन, दूसरा है ओनर और ऑक्युपायर ऑफ द फैक्ट्री, तीसरा है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज ऑफ स्टेट और चौथा है स्टेट गवर्नमेंट. तो द राइट आंसर फॉर दिस विल बी, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. चारों में से कौन सा ऑप्शन है, कौन आपको प्रोवाइड करेगा फिटनेस सर्टिफिकेट? तो बताओ, सर्जन प्रोवाइड करेगा? सर्जन सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करता है. ओनर सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करता है. द सर्टिफिकेट इज प्रोवाइडेड बाय state government. Question number 2. British Trade Union Congress was established in which year? British Trade Union Congress कब establish हुई थी? 1862, 92, 68 या 1900? तो पहले जो ट्रेड यूनियन वगैरह थी ना वो क्रिमिनलाइज थी, मतलब अगर ट्रेड यूनियन बनाया तो वो एक कानूनी अपराध था. लेकिन जब आपके रॉयल कमीशन आई उसने 1967 में, जब रॉयल कमीशन आई और 1971 में 1871 में और 1867 में रॉयल कमीशन ने अपना रिपोर्ट में कहा कि जो भी ट्रेड यूनियंस हैं उसको डीक्रिमिनलाइज करते हैं और फाइनली 1871 में डीक्रिमिनलाइज हो गई. तो हमारी जो ब्रिटिश ट्रेड यूनियन थी ना वो रॉयल कमीशन के आने के बाद ही बनी थी, विच वॉज 1868. 1868 में हमारे ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू फैक्ट्री एक्ट इज नॉट ट्रू? कौन सा नहीं सही है? There is a provision in the act relating to the constitution of managing committees for management of canteen. क्या है? मैनेजिंग कमिटी होनी चाहिए कैंटीन के मैनेजमेंट के लिए. There is a provision in act regarding setting up of safety committee. सेफ्टी कमिटी होनी चाहिए. The act does not have provision relating to the setting up of welfare committee. welfare committee से related कोई provision नहीं है इसमें. The act has provision related to establishment of grievance committee. grievance committee बनाना है. चलो बताओ, चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसमें नॉट लिखा है, ये ध्यान देना. तो ग्रीवांस कमेटी बनाने से रिलेटेड तो कोई भी प्रोविजन नहीं है, तो सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर. क्वेश्चन नंबर 4. जनरल दीन बंधु वाज बीइंग पब्लिश्ड बाय, जो जनरल दीन बंधु है वो किसने पब्लिश किया था? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस या मैड्रास लेबर यूनियन? सो ऑप्शन 4 है आपके सामने, क्वेश्चन 4 है आपके सामने. ट्राई टू आंसर दिस. जो जनरल था दीन बंधु वो किसने पब्लिश किया? तो इट वाज पब्लिश्ड बाय बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, where the recruitment happens through compulsory intervention of trade union, the system is called. मतलब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें ट्रेड यूनियन का क्या है? आपका इंटरवेंशन है, मतलब ट्रेड यूनियन का पार्ट होना ही पड़ेगा उस मेंबर को जो आपका रिक्रूट हो रहा है. वो कौन सा यूनियन है, वो कौन सा शॉप बोलते हैं? ओपन शॉप, क्लोज शॉप, यूनियन शॉप. तो सारे शॉप्स के बारे में बताया था मैंने. क्लोज शॉप क्या होता है, यूनियन शॉप, ओपन शॉप, एजेंसी शॉप. ठीक है, तो इस तरह के बंदोबस्त को क्या बोलते हैं? इट इज क्लोज्ड शॉप. की जो मेंबर है वो आपका ट्रेड यूनियन का पार्ट रहेगा और ट्रेड यूनियन का इंटरवेंशन होगा. हु कंसिडर्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर डिटरमाइनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट? किसने कलेक्टिव बार्गेनिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट बताया? किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स और कंडीशंस को डिटरमाइन करने के लिए. सिडनी एंड बीट्राइस वेब, रॉबर्ट ऑक्सी, जॉन टी डनलॉप, सैमुअल गॉम्पर्स. तो 4 ऑप्शन आपके सामने है. ट्राई टू आंसर दिस. किसने बताया था कलेक्टिव बार्गेनिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल? सो द आंसर फॉर दिस इज सैमुअल गॉम्पर्स. सैमुअल गॉम्पर्स ने कहा था जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है. नेक्स्ट, अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 द वर्क आवर्स ऑफ 8 पर डे एंड 48 पर वीक्स, ये क्या इंक्लूड करेगा? इंक्लूड स्प्रेड ओवर आर मिनिमम वर्किंग आवर्स,
include rest interval period, do not include rest interval period. Question number 7 is on your screen. ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो बताओ आज भी वही चल रहा है हमारा, डू नॉट इंक्लूड रेस्ट इंटरवल पीरियड। अगर रेस्ट इंटरवल पीरियड इंक्लूड करना है तो इट इज समथिंग लाइक 9 आवर्स। कहा गया था ना 5 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक, सो इट डू नॉट इंक्लूड रेस्ट इंटरवल पीरियड। क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर, trade union means any combination between primarily for the purpose of regulations and relations between। ट्रेड यूनियन रिलेशन और रेगुलेशन किसके बीच में करता है? वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स परमानेंटली, वर्कमैन एंड वर्कमैन परमानेंटली, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स, वर्कमैन एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स टेम्पररी और परमानेंट। अगला है वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स, वर्कमैन और वर्कमैन, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स परमानेंटली। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8th। So the answer for this is टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, कोई भी ट्रेड यूनियन डिमोलिश भी हो सकता है। सो वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में, ये टेम्पररी या फिर परमानेंट बंदोबस्त है ट्रेड यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आर पेबल इज स्टेटेड इन। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस किसमें लिखे हुए हैं? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2005, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज, चारों में से कौन सा राइट आंसर है? तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट में है। सोशल सिक्योरिटी एक्ट में ही तो होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेरोजगारी भत्ता 2005। Who is an exempted employee under the Employees State Insurance Act? Employees State Insurance Act में किसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा? Employee who is minor, employee who is not liable under Act to pay the employee contribution, minor employee who is not liable under the Act to pay employees contribution, none of above. Question number 10th is here on your screen. तो minor employee जो contribution नहीं देगा, एम्प्लॉय जो लायबल ही नहीं है इस एक्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन देने के लिए। सो द आंसर फॉर दिस इज, ऐसा एम्प्लॉय जो लायबल नहीं है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन देने के लिए। इसके अंदर माइनर्स वगैरह भी आ जाते हैं, और पहली बात आप माइनर से काम ही नहीं करा सकते। ठीक है, तो 1948 में वो सारे एम्प्लॉय जो कि लायबल नहीं है कंट्रीब्यूशन देने के लिए, वो आपके इससे फायदा नहीं उठाएंगे। जब आप कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो कैसे आपको इंश्योरेंस मिलेगा? ठीक है, फ्री में तो इंश्योरेंस मिल नहीं रहा है। टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग स्पेस प्रोवाइडेड ईच वर्कर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, ओवर क्राउडिंग को हटाने के लिए कि ओवर क्राउडिंग ना हो तो कितना स्पेस हर एक वर्कर कवर करेगा? ठीक है, 12 cubic meters for factory built before 1948 and 14.2 cubic meters for those built after 1948, 10, 14.2, 9.9, 14.2, 9.9 and 14.4। 4 ऑप्शंस आपके सामने है। ट्राई टू आंसर दिस। कितना स्पेस है हर एक इंसान के लिए, हर एक एम्प्लॉय के लिए इन द फैक्ट्री before and after 1948? So the right option for this is yes, 9.9 cubic meter था पहले 1948 के पहले, और अभी कितना है? 14.2 cubic meters after 1948। So 9.9 और 14.2 ये आपको नहीं भूलना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 द मैक्सिमम ग्रेचुटी पेबल इज। सबसे ज्यादा मैक्सिमम ग्रेचुटी कितना पे कर सकता है? ठीक है, तो 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 3.5 लाख। ये बार बार अमेंड किया गया है, पहले 3.5 लाख था, अभी बढ़ा के कितना कर दिया गया है? इट इज 10 लाख। तो कितनी ग्रेचुटी मैक्सिमम है? 10 लाख। ठीक है, अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन शुड नॉट ऑर्डिनरी क्रॉस। देखो, किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मुझे सारे नए लेबर लॉज पढ़ लेने चाहिए, जो 4 आए हैं, कि पुराने भी इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो रहा होगा कि सारे क्वेश्चंस पुराने एक्ट्स पे ही चल रहे हैं। तो ओल्ड एक्ट्स आर इंपॉर्टेंट इन द सेम वे, इस तरीके से आपके नए लेबर कोड्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन शुड नॉट ऑर्डिनरी क्रॉस। डिडक्शन है वो कितना नहीं होना चाहिए? 50% generally and 65% in the case of payment of due to cooperative। 60, 75, 50, 75, 40, 75। तो पेमेंट ऑफ वेजेस की मैक्सिमम लिमिट क्या है इस एक्ट के अंदर? डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट, क्वेश्चन नंबर 13 इज हियर ऑन योर स्क्रीन। सो आपका कितना है? इट शुड नॉट क्रॉस 50% जनरली
and 75% in case of payment due to the cooperative. So option C is the right answer here. Next, under Equal Remuneration Act 1976, remuneration means, remuneration क्या होता है? केवल basic wage plus DA, basic wage and emoluments whatsoever payable या none of above. तो बेसिक पे क्या क्या इंक्लूड करता है? केवल वेज प्लस डीए या वेज प्लस सारे जो भी पैसे मिल रहे हैं वो सब, या कोई भी नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन आपका क्लियर है। आंसर सी इज द राइट ऑप्शन हियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, under the minimum wages act of 1948 the appropriate government shall fix minimum rates of wage payable to employees employed in an employment specified in किस शेड्यूल में है? तो आपको पता होना चाहिए फ्लोर वेज कौन फिक्स करता है और मिनिमम वेज कौन फिक्स करता है। सो फ्लोर वेज फिक्स किया जाता है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ज्योग्राफिकल कंडीशंस वगैरह देखिए। मिनिमम वेज फिक्स किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, किस शेड्यूल और पार्ट में दिया है? इट इज अंडर विच शेड्यूल और पार्ट? सो इट इज अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 1 and 2 अंडर सेक्शन 27। ऑप्शन सी इज द right answer, minimum wages act के minimum rates. The constitution of site appraisal committees is under constitution of site appraisal किसके अंडर है? फैक्ट्री एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर 1970, मैटरनिटी बेनिफिट या इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948। क्वेश्चन नंबर 16 is here on your screen. Try to answer this question. ठीक है, so it is under फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, 1948 के फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन सेज द कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन प्रोसेस, टेक्नोस्ट्रक्चरल, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस आर रिलेटेड टू चेंज मैनेजमेंट, ओडी एप्लीकेशन, ट्रेनिंग, एक्शन रिसर्च। क्या है? ह्यूमन प्रोसेस, टेक्नोस्ट्रक्चरल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशन, ये सब किस चीज से रिलेटेड है? चार ऑप्शन, चेंज मैनेजमेंट, ओडी एप्लीकेशन, ट्रेनिंग या एक्शन रिसर्च। ट्राई टू आंसर दिस। चेंज मैनेजमेंट, ओडी एप्लीकेशन, ट्रेनिंग या फिर एक्शन रिसर्च। तो इसके लिए सही आंसर क्या होने वाला है? ओडी एप्लीकेशन। ओडी एप्लीकेशन इज द राइट आंसर हियर। ओडी एप्लीकेशन, ओडी का फुल फॉर्म पता होता तो आप शायद कर ले जाते। It is organizational development, organizational development। ठीक है, next, who has given the expectancy theory of motivation? expectancy theory of motivation किसने दी थी? अब्राहम मास्लो, विक्टर व्रूम, फ्रेडरिक हजरबर्ग या फिर क्लेटन एडलर। किसने दी थी आपकी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? 1, 2, 3 और 4। so the theory of motivation was given by विक्टर व्रूम। ठीक है, विक्टर व्रूम ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज अबाउट द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग चॉइसेस। ठीक, सो विक्टर व्रूम प्रपोज दैट ए पर्सन डिसाइड्स टू बिहेव इन अ सर्टेन वे बिकॉज वो खुद का बिहेवियर सेलेक्ट करते हैं ओवर अदर्स ड्यू टू एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ठीक है, ये है आपकी विक्टर व्रूम की थ्योरी कि जो भी इंसान है वो खुद की तरह से बिहेव करना चाहता है बिकॉज उसको पता है कि वो जो बिहेव करेगा उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, इसी वजह से वो उसी तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, विक्टर व्रूम। नेक्स्ट, एक्शन रिसर्च एज ए मेथड फॉर बिहेवियरल साइंस वाज प्रपोज्ड बाय। एक्शन रिसर्च डी कर दो, नन ऑफ अबव। ठीक है, एक्शन रिसर्च किसने लाया था? हु प्रपोज्ड एक्शन रिसर्च? एक्शन रिसर्च में क्या करते हैं? हम पहले स्टडी करते हैं कि दिक्कत कहाँ पे है, फिर उसका हाइपोथेसिस करते हैं कि प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये इमीडिएट रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करने का। तो ये कौन लाया था? इट वॉज propounded by कर्ट लेविन। इट वॉज propounded by कर्ट लेविन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट्स ऑफ मार्विन वीज बोर्ड 6 बॉक्सेस मॉडल आर। मार्विन वीज बोर्ड के 6 बॉक्स मॉडल में कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 इज हियर ऑन योर स्क्रीन। पर्पस, स्ट्रक्चर, रिवॉर्ड, मैकेनिज्म, रिलेशनशिप, लीडरशिप। Second is purpose, structure, resources, mechanism, relationship, leadership. Next is purpose, structure, reward, machines, relationship and leadership. अगला है purpose, structure, resources, machines, relationship and leadership. पहली बात तो मशीन तो नहीं था, मैकेनिज्म था, तो आपका ये और ये तो दोनों खत्म हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं। पर्पस, स्ट्रक्चर, रिवॉर्ड
मैकेनिज्म, रिलेशनशिप एंड लीडरशिप। अगला है प्रोसेस, स्ट्रक्चर, रिसोर्सेस। रिसोर्सेस नहीं, रिवॉर्ड है आपका ये। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट। ओके, दैट वाज इट फॉर द लेबर लॉस। 20 क्वेश्चंस आर डन हियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो भी लेबर लॉस पे ही रहेगा, ठीक है। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ईपीएफओ एग्जाम। बस एग्जाम एकदम सर पे है, आप फटाफट रिविजन अपना चालू रखो, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखो। अगर आपको कई बार होता है गर्मी है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बस एक चीज है, फोन उठाओ, लैपटॉप उठाओ, टैबलेट उठाओ, जो भी डिवाइस आपके पास है, जो आपको चैनल पसंद आ रहा है, सपोज आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, प्लेलिस्ट खोलो, वीडियोस देखना शुरू कर दो एक लाइन से, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आपका रिवीजन हो जाएगा, नोट्स वगैरह जो भी आपने अनसर्किल करके रखा है, अब वही यही टाइम है जब आप उसका रिवीजन चालू कर सकते हो। अब रिवाइज नहीं करोगे, नया टॉपिक पढ़ना छोड़ दो। अब जितना पढ़े उसको रिवाइज करो। फैक्ट्री एक्ट पढ़ा है, सारे सेक्शन एक बार देख लो, जो एक्ट पढ़ा है उसके सेक्शन देख लो, नए लेबर कोड्स देख लो, ठीक है। इसके अलावा ये ना हो कि आप केवल इंडस्ट्रियल रिलेशन, फैक्ट्री एक्ट और अकाउंट्स में ही फंसे रह गए, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी को भी कवर करना है, ठीक है। अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लो, इंग्लिश की मॉक टेस्ट लगाओ। ये टाइम है केवल टेस्ट लगाने का, थ्योरी पढ़ने का टाइम गया। जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं आप सॉल्व करो इस टाइम पे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।